बच्चों, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसे लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन भी कहते हैं, लिखना शुरू करेंगे। एवरी एक्शन हैज equal and opposite reaction. Every action has equal and opposite reaction. कॉमा लगा के, but action and reaction act on two different bodies. Every action has equal and opposite reaction, but action and reaction act on two different bodies. यहां पे एक्शन और रिएक्शन फोर्स के लिए यूज किया गया है। अगर किसी एक बॉडी ने दूसरी बॉडी पे कोई फोर्स लगाया तो ये एक्शन हुआ, फिर दूसरी बॉडी ने भी पहली बॉडी पे फोर्स लगाया, ये उसका रिएक्शन हुआ। तो यहाँ पे एक्शन रिएक्शन फोर्स के लिए यूज हुआ है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बट एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। इसको जरा समझिए बेटा। जैसे ये कोई पर्सन है और यहां पर कोई ब्लॉक रखा है, कोई ऑब्जेक्ट है ब्लॉक। दिस इज सम ऑब्जेक्ट जिसको मैंने कहा ब्लॉक, और इस ब्लॉक के साथ बंधी हुई है एक रोप, ऐसी रस्सी जिसमें मास होगा, उसे आप कहेंगे रोप। ऐसे रोप है और इसको पकड़ रखा है इस पर्सन ने। इस पर्सन ने इसको पकड़ रखा है और ये इस सिस्टम को पकड़ के अपनी तरफ खींच रहा है। तो यहां पे क्या क्या हो रहा है उसको देखने के लिए आप इनको अलग अलग देखो। एक तो यहाँ पे पर्सन है, एक यहाँ पे बच्चों ये मोटी सी रस्सी है, रोप है, ROPE रोप। और बच्चों एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे ब्लॉक। ये तीन चीजें हैं। तो हुआ ये, जरा समझिएगा कि जब पर्सन रस्सी को खींचेगा, जब पर्सन इस रस्सी को खींचेगा अच्छे बच्चों, तो रस्सी ब्लॉक से बंधी हुई है ना, रस्सी ब्लॉक से बंधी हुई है। पर्सन ने रस्सी खींची, रस्सी ब्लॉक से बंधी हुई थी तो रस्सी ने ब्लॉक को खींचा। बोलो यस सर। रस्सी ने ब्लॉक को खींचा, तो इसका मतलब यह हुआ कि ब्लॉक पे फोर्स लगा ना, ब्लॉक पे फोर्स लगा ना। बताओ ये फोर्स किसने लगाया? F4 फोर्स। ये फोर्स किसने लगाया बच्चों? ये फोर्स ब्लॉक पर लगा, पर लगाया किसने? रोप ने। रोप ने लगाया, ठीक कह रहा हूं ना? तो ये हुआ फोर्स ऑन द ब्लॉक अप्लाइड बाय रोप। अच्छा, पर्सन ने किसको खींचा था? पर्सन ने खींचा था रोप को। ऐसे पर्सन ने रोप को खींचा था। ये फोर्स का सिंबल स्मॉल f लिख रहा हूं। ये फोर्स किस पे लग रहा है? रोप पे। और ये फोर्स कौन लगा रहा है? पर्सन। जल्दी से बताओ यस और नो। तो पर्सन ने रस्सी को खींचा, फोर्स ऑन द रोप बाय द पर्सन। रस्सी ने ब्लॉक को खींचा, फोर्स ऑन द ब्लॉक बाय द रोप। लेकिन अब यहां न्यूटन आएंगे और न्यूटन आपको थर्ड लॉ समझाएंगे। क्या कहता है न्यूटन का थर्ड लॉ? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहां पे कितना एक्शन हुआ? कैपिटल F। तो इसका रिएक्शन भी क्या होगा? कैपिटल F। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अपोजिट मतलब अगर एक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट है तो रिएक्शन टुवर्ड्स राइट होगा। और न्यूटन एक और बात कहते हैं, एक्शन और रिएक्शन एक ही बॉडी पे नहीं लगते। जिस बॉडी पे एक्शन लगा है उस पे रिएक्शन नहीं लगेगा, रिएक्शन दूसरी बॉडी पे लगेगा। तो एक्शन यहां ब्लॉक पर हुआ तो रिएक्शन रोप पर गया, लेकिन रिएक्शन का मैग्नीट्यूड सेम ही होगा, कैपिटल F।
और इसको आप बोलेंगे फोर्स ऑन द रोप बाय द ब्लॉक। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बट एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। रोप ने ब्लॉक पे फोर्स लगाया तो ब्लॉक ने रोप पे फोर्स लगाया। तो फोर्स ऑन द ब्लॉक बाय द रोप एंड फोर्स ऑन द रोप बाय द ब्लॉक। सही है क्या? इसी तरह से यहां देखो, तो यहां पे एक एक्शन आपको नजर आ रहा है। पर्सन ने रोप पे फोर्स लगाया, रोप को खींचा, कितना फोर्स लगाया? स्मॉल एफ। तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो इसका रिएक्शन भी स्मॉल एफ होगा। इसे कहा जाएगा फोर्स ऑन द पर्सन बाय द रोप। पर्सन ने रोप पे फोर्स लगाया तो रोप ने पर्सन पे फोर्स लगाया। बात समझ में आ गई हो तो हाथ उठा दो। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब फोर्सेस हमेशा पेयर में होते हैं। फोर्सेस हमेशा पेयर में होते हैं। एक्शन रिएक्शन, फोर्सेस हमेशा पेयर में होते हैं। लेकिन ये याद रखना कि एक्शन और रिएक्शन एक ही बॉडी पर नहीं लगता। जैसे कैपिटल एफ फोर्स अगर ब्लॉक पे लगा तो उसका रिएक्शन कैपिटल एफ रोप पे लगा। जैसे एक्शन स्मॉल एफ रोप पे लगा तो उसका रिएक्शन पर्सन पे लगा। बोलो, बात समझ में आ गई? तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक को देख रहे हो, ओनली अगर आप ब्लॉक को देख रहे हो और मैं आपसे पूछूं कि बच्चों ब्लॉक पे कितने फोर्स लगे हुए हैं, हाँ, एक्शन रिएक्शन हमेशा इक्वल होंगे रितिका, ऐसा ही न्यूटन ने कहा, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बच्चों ब्लॉक पे कितने फोर्स लगे हुए हैं, ध्यान से देख के बताओ। तो ब्लॉक पे बस एक ही फोर्स लगा हुआ है। ब्लॉक पे बस एक ही फोर्स लगा हुआ है, जल्दी से बताओ यस और नो, एंड दैट इज कैपिटल एफ। सही है ना? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात हो रही है बेटा, वर्टिकल की बात नहीं हो रही। वर्टिकल की बात नहीं हो रही, हॉरिजॉन्टल की हो रही। ऐसे हॉरिजॉन्टल एक ही फोर्स लगा हुआ है एंड दैट इज कैपिटल एफ। अब जरा देखकर बताओ कि रोप पे कितने फोर्स लगे हुए हैं, रस्सी पर कितने फोर्स लगे हुए हैं, देखकर बताइए। रस्सी पर कितने फोर्स लगे हुए हैं? जी हाँ, रस्सी पर, रोप पर दो फोर्स लगे हुए हैं, एक स्मॉल एफ और एक कैपिटल एफ। ठीक है ना? पर्सन पे कितने फोर्स लगे हुए हैं, देखकर बताइए। पर्सन पे कितने फोर्स हैं, देखिए बताइए। पर्सन पे भी एक ही फोर्स लगा हुआ है एंड दैट इज फोर्स अप्लाइड बाय रोप। ये पर अगर पर्सन पे एक ही फोर्स हुआ तो अब आप समझ लीजिए कि ये किसी भी चीज पे अगर फोर्स लगेगा, मान लीजिए आप खड़े हैं और मैं धक्का दे दूं, तो बेसिकली मैंने फोर्स लगा दिया ना आप पे। आप देखो स्क्रीन पे मैं नजर आ रहा हूं, ये मान लो आप खड़े हो, मैंने धक्का दे दिया, गिर जाओगे ना आप। तो अगर इस पर्सन पे बच्चों, ये जो पर्सन है, अगर इस पर्सन पे ऐसे फोर्स लग गया तो ये फोर्स तो इस पर्सन को गिरा देगा। ये या गिरा नहीं देगा तो इस फोर्स के डायरेक्शन में इस पर्सन को चलना पड़ेगा। तो इसीलिए बच्चों ग्राउंड पे जब हम खड़े होते हैं तो ग्राउंड पे कौन होता है? फ्रिक्शन। ग्राउंड पे कौन होता है? फ्रिक्शन। तो जब ये फोर्स इस पर्सन को चलाने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे ग्राउंड फ्रिक्शन लगा देगा, जिसकी वजह से पर्सन अपनी ही जगह खड़ा रहेगा। बोलो यस सर, जल्दी रिप्लाई करो भाई। अगर पर्सन पे एक ही फोर्स होगा तो पर्सन तो फिर उस फोर्स के डायरेक्शन में चल देगा। खींचना चाह रहा था ब्लॉक को, चल दिया खुद। सही है ना? तो इसीलिए ग्राउंड पे क्या होना चाहिए? फ्रिक्शन। तो ये जो ग्राउंड का फ्रिक्शन होगा, ये जो ग्राउंड का फ्रिक्शन होगा पर्सन के पैरों पे, वही बना रहा हूं मेन डायग्राम में जाके। पर्सन के पैरों पे इस तरह से यहाँ फ्रिक्शन लगेगा। कौन लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स। और ये फ्रिक्शन फोर्स इस वाले फोर्स को बैलेंस करेगा, ये जो फोर्स पर्सन पे लगा, जिससे पर्सन अपनी ही जगह खड़ा रहे। और यहां से अब आपको फील आई होगी आपको कि अगर मैं आपको किसी स्मूथ सरफेस पे खड़ा कर दूं, कैसी सरफेस पे खड़ा कर दूं? बिल्कुल स्मूथ पे, एकदम स्मूथ सरफेस, बिल्कुल चिकनी सरफेस। मान लीजिए तेल डाल दिया मैंने वहां पे, सरसों का तेल लाया और फर्श पे डाल दिया और आपको खड़ा कर दिया उस पे और बोला बेटा कुर्सी को खींच के दिखा। बताओ खींच दोगे क्या? क्या किसी कुर्सी को खींच लोगे अगर तुम ऐसी जगह खड़े हो जहां पे सरसों का तेल बिखरा हुआ है? खुद ही फिसल के गिरोगे। बोलो यस और नो। क्योंकि जब तुम किसी भी चीज को खींचते हो तो पूरी पिक्चर तुम्हारे सामने है। पूरी पिक्चर तुम्हारे सामने है। जब तुम किसी भी चीज को खींचते हो तो एक्शन रिएक्शन पेयर लगते हैं, एक फोर्स तुम पर भी लग जाता है। अब उस फोर्स को बैलेंस कौन करेगा? तुम्हारे पैरों पर लगने वाला फ्रिक्शन। और अगर तुम एकदम स्मूथ सरफेस पे खड़े हो गए तो तुम्हें कौन संभालेगा? तुम तो खुद ही गिर जाओगे। इसीलिए अच्छे बच्चों, अगर किसी भी चीज को खींचना चाहते हो तो तुम्हें कहां खड़ा होना पड़ेगा? रफ सरफेस पे खड़ा होना पड़ेगा। रिप्लाई करो।
ठीक है ना। और यहीं पे अच्छे एंट्रेंस एग्जाम एक सवाल पूछते हैं, मुझे सवाल याद आ गया, शायद एच.सी. वर्मा बुक का ये सवाल है, बढ़िया ऑथर है एच.सी. वर्मा, उन्होंने एक सवाल पूछा है और ये एंट्रेंस एग्जाम में भी एक थ्योरेटिकल सवाल आ गया कि जो गेम होता है टग ऑफ वॉर, खेला है? किस किस ने खेला है, हाथ उठाओ। टग ऑफ वॉर किस किस ने खेला है? तनिष्क गर्ग ने खेला है, प्रखर, रितिका, अच्छा सबने खेला है, वाह सबके हाथ उठ गए। टग ऑफ वॉर सबने खेला है, जानते हो ना क्या गेम होता है? हाँ, दो लोग खड़े होते हैं, लेफ्ट राइट, रस्सी होती है बीच में, खींचना होता है, कौन किसको खींच ले। तो ऑथर ने पूछा कि भाई टग ऑफ वॉर में कौन सी टीम जीतेगी। टग ऑफ वॉर में जरूरी थोड़ी एक एक पर्सन ही हो, बहुत सारे भी हो सकते हैं, पूरी पूरी टीम खेलती है, बहुत बढ़िया गेम होता है। तो टग ऑफ वॉर में कौन सी टीम जीतेगी, उन्होंने कहा टग ऑफ वॉर में कौन सी टीम जीतेगी, और चार ऑप्शन बना दिए। पहले ऑप्शन में कहा क्या वो टीम जीतेगी जिसके कंधों में ज्यादा ताकत है। दूसरा ऑप्शन बना दिया क्या वो टीम जीतेगी जिसके हाथों में ज्यादा ताकत है। पहले में कहा कंधों में ज्यादा ताकत है, दूसरे में कहा जिसके हाथों में ज्यादा ताकत है, तीसरे में कहा वो टीम जीतेगी जिसके पैरों में ज्यादा ताकत है, और लास्ट ऑप्शन में कहा वो टीम जीतेगी जो अपने पैरों से जमीन को ज्यादा अच्छे से पकड़ेगी। बताओ कौन सा ऑप्शन टिक करोगे? टग ऑफ वॉर में कौन सी टीम जीतेगी? टग ऑफ वॉर में कौन सी टीम जीतेगी जिसके कंधों में ज्यादा ताकत है, जिसके हाथों में ज्यादा ताकत है, जिसके पैरों में ज्यादा ताकत है, या या वो टीम जो अपने पैरों से जमीन को ज्यादा मजबूती से पकड़ लेगी। बोलो कौन सी टीम जीतेगी? ऑब्वियसली मैं कह रहा हूं कितना ही ताकतवर इंसान क्यों ना हो, आप पूरे WWE के फाइटर्स को लेके आओ, 8-10 लेके आओ बढ़िया मजबूत से, और उनको बोलो चलो गेम हो जाए, एक तरफ से रस्सी तुम पकड़ो, एक तरफ से हम पकड़ेंगे, खींच के दिखाओ। उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन तुमने फिजिक्स पढ़ रखी थी, तुमने क्या किया, उनको उधर खड़ा किया जिधर तेल बिखरा हुआ था, वहां पहले सरसों का तेल डाल देना, कहना खड़े वहां होगे जहां हम बोलेंगे, इतनी हमारी चलेगी, देखो तुम फाइटर लोग हो, इतना तो मान लो, हम छोटे छोटे बच्चे हैं। वो भी बोल देंगे ओवर कॉन्फिडेंस में, अरे जहां तुम कहो वहां खड़े हो जाएंगे। तो तेल डाल दो सरफेस पर, उन्हें खड़ा कर दो, और एक रस्सी उनको पकड़ा दो, एक तरफ अकेले तुम, कि तुम सारे मैं अकेला, ऐसे खड़े हो जाओ एक तरफ। बताओ खींच लेंगे क्या तुम्हें? वो जितना भी कोशिश करेंगे ना, उनका रिएक्शन जब उन पे पहुंचेगा तो खुद ही फिसल के गिरेंगे सारे। और कौन जीतेगा? तुम। बोलो यस और नो। क्या हार ही नहीं सकते ना रितिका, तुम उधर खड़े हो जिधर फ्रिक्शन है, वो उधर खड़े हैं जिधर फ्रिक्शन नहीं है, छोटा सा भी फोर्स लगाएंगे उसका रिएक्शन उन पे जाएगा, वही पलट के गिरेंगे। बोलो सही है ना। तो टग ऑफ वॉर में वो टीम जीतती है जो अपने पैरों से जमीन को ज्यादा मजबूती से पकड़ लेती है। समझ गए बात? इस बात को नोट कर देना, ये आया हुआ सवाल है, और ये आपका एक्शन और रिएक्शन से ही मैंने एक्सप्लेन किया। बच्चों ये जो आपके सामने बना हुआ है ना, इसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। देखो ये तो डायग्राम है, ये कौन है? ये जो बनाया था, ये क्या है? ये डायग्राम है, ये सिचुएशन है पूरी, दिस इज डायग्राम। और फिर फ्री बॉडी डायग्राम क्या है? ये देखो ये फ्री बॉडी डायग्राम है, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब होता है कि एक गिवन डायग्राम में अगर एक से ज्यादा चीजें हैं तो उन एक से ज्यादा चीजों को अलग अलग देखना, अलग अलग, और उस पर लगने वाले सभी फोर्सेस को वहां पे एनालाइज करना। जैसे ब्लॉक को देख रहे हैं इस डायग्राम में हम सिर्फ, इस डायग्राम में हम सिर्फ किसको देख रहे हैं? रोप को। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया किसका? रोप का। इस डायग्राम में हम सिर्फ किसको देख रहे हैं? पर्सन को। तो ये क्या हो गया? पर्सन का फ्री बॉडी डायग्राम। बोलो यस और नो। बताओ बात समझ में आ गई? तो इसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। एक से ज्यादा चीजें अगर किसी डायग्राम में है तो उनको अलग अलग देख लो, और उन पे लगे हुए सारे फोर्सेस को ध्यान से देखो। तो ये किसका फ्री बॉडी डायग्राम है? ब्लॉक का। ये किसका फ्री बॉडी डायग्राम है? रोप का। ये किसका फ्री बॉडी डायग्राम है? पर्सन का। ठीक है ना? किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? पक्का? पक्का नहीं पूछना है? देख लो, मुझे तो लग रहा था कि तुम बहुत ध्यान से पढ़ रहे हो, पर अगर तुम ध्यान से पढ़ रहे होते तो तुम मेरे से यहाँ एक चीज जरूर पूछते जो तुमने नहीं पूछी। इसका मतलब तुम्हारा ध्यान अभी पूरा है नहीं, नहीं तो तुम एक बात जरूर पूछते। क्या? सर आपने कहा,
सर आपने कहा फोर्सेस हमेशा पेयर में होते हैं। आपने कहा सर फोर्सेस हमेशा पेयर में होते हैं। तो फिर आपने फ्रिक्शन का पेयर तो बनाया ही नहीं सर, है ना बेटा? फ्रिक्शन का भी पेयर होगा। जैसे पर्सन के पैरों पे फ्रिक्शन इधर लगाना, तो ग्राउंड पे भी फ्रिक्शन लगेगा, ऐसे ऐसे। इसका रिएक्शन यहां पे होगा, लाइक दिस, फ्रिक्शन। तो ये पर्सन जो कि रस्सी को ऐसे खींच रहा होगा, पर्सन अपनी तरफ रस्सी को ऐसे खींच रहा है, तो फिर एक्शन रिएक्शन पेयर लगेंगे और पर्सन के पैरों पर फ्रिक्शन की डायरेक्शन पीछे की तरफ होगी। और इसका रिएक्शन कहाँ होगा? इसका रिएक्शन होगा ग्राउंड पे, और ग्राउंड पे फ्रिक्शन की डायरेक्शन ऐसे होगी। ठीक है? अब यहाँ ये सवाल उठता है सर आपने ब्लॉक पे फ्रिक्शन क्यों नहीं बनाया? जी हाँ, ब्लॉक पे भी फ्रिक्शन होगा, प्रोवाइडेड कि ये सरफेस स्मूथ ना हो, नहीं तो ब्लॉक पे भी होगा। जब ब्लॉक को आगे चलाएंगे तो ब्लॉक पे भी फ्रिक्शन लगेगा, तो वो भी एक्शन रिएक्शन पेयर यहाँ पे आएंगे। ठीक है? अब जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो सारे फोर्सेस बनाता जाऊंगा। बताओ चलो मैं आगे। इतनी बात क्लियर है? फ्रिक्शन स्पेशली अलग से पढ़ेंगे हम, फ्रिक्शन एक बिल्कुल हेडिंग डाल के अलग से पढ़ा जाएगा। तो अभी तो मेरा ध्यान सिर्फ किस पे था? एक्शन रिएक्शन पेयर पे। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बट एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। ये है थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। बच्चों अब आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स को जान लीजिए। जैसे एक टर्म है टेंशन, जल्दी से हेडिंग डालो, और इसका सिंबल मैं कैपिटल टी यूज करूंगा। टेंशन, इसका सिंबल हम यूज करेंगे कैपिटल टी। लिखिए, टेंशन इज अ restoring force which always oppose increase in length of a wire or rope। टेंशन क्या है बच्चों? टेंशन एक रीस्टोरिंग फोर्स है। ये रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा क्या करता है? अपोज इंक्रीज इन लेंथ का ऑफ अ वायर और रोप। सवाल उठता है कि सर ये आपने अभी अभी क्या कहा? रीस्टोरिंग फोर्स, ये क्या है? बच्चों जब एक्सटर्नल फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट पर लगाए जाते हैं, वो एक्सटर्नल फोर्सेस उस ऑब्जेक्ट में कुछ चेंज लाना चाहते हैं, तो उन चेंजेस का अपोज करने के लिए ऑब्जेक्ट के अंदर जो फोर्स डेवलप हो जाते हैं उनको रीस्टोरिंग फोर्स कहा जाता है। ठीक है? तो मैंने कहा कि जब हम कोई एक्सटर्नल फोर्स, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो सुननी है और पूरे साल सुनते रहोगे तो वो रट जाएंगी, हर बात लिखी नहीं जाती, नहीं तो ग्रंथ बन जाएगा पूरा रजिस्टर की जगह। कुछ बातें सुन लिया करो, बार बार रिपीट होंगी तो रट जाएंगी। तो मैंने कहा रीस्टोरिंग फोर्स क्या है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो, बाहर से कोई फोर्स लगाते हो और वहां कुछ चेंज क्रिएट करना चाहते हो, तो उस चेंज का अपोज करने के लिए ऑब्जेक्ट के अंदर जो फोर्स डेवलप हो जाते हैं उन्हें रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। जैसे जैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है बेसिकली रितिका, तो कैसे डेवलप हो जाएगी सुनिए। जैसे कोई वायर है, धागा है, थ्रेड है, स्ट्रिंग है, और तुमने इसको ऐसे पकड़ के बाहर की तरफ खींचा। आपने कोई धागा लिया, उस धागे को आपने दोनों तरफ से पकड़ा और बाहर की तरफ खींचा, इसे आप बोलोगे एक्सटर्नल फोर्स। हमने बाहर की तरफ ऐसे खींचा, ये फोर्स हम लगा रहे हैं, दिस इज एक्सटर्नल फोर्स। यस? जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी इंटेंशन क्या है? तुम क्या करना चाहते हो? बेसिकली तुम चाहते हो कि इस रस्सी की लेंथ बढ़ जाए, है ना?
फील हो जाएगा अभी, अगर ये रबड़ की बनी हुई हो भी जाएगी लेंथ इंक्रीज। तो तुमने ऐसे फोर्स लगाया तो तुम चाहते हो कि इस रस्सी की लेंथ बढ़ जाए, तो होगा ये, बहुत केयरफुल होके सुनना भाई, होगा ये कि तुमने इस मॉलिक्यूल को बाहर की तरफ खींचा ना, बोलो यस सर, तुमने इस मॉलिक्यूल को बाहर की तरफ खींचा ना, ऐसे खींचा, तो ये जो इससे मिला हुआ इधर वाला मॉलिक्यूल होगा, जो इससे मिला हुआ यहां वाला मॉलिक्यूल होगा, मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होंगे। तो जब तुम उस मॉलिक्यूल को पकड़ के उधर की तरफ खींचना चाहोगे, तो इससे मिला हुआ जो इधर मॉलिक्यूल है, थोड़ा दूर बना रहा हूं जिससे तुम्हें उनके बीच की कहानी दिखा सकूं, ये बिल्कुल मिला हुआ ही है, ये दोनों मॉलिक्यूल बिल्कुल मिले हुए हैं। तुमने इस वाले मॉलिक्यूल को इधर खींचा, लेकिन ये मॉलिक्यूल इससे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से बंधा हुआ है, जब तुम उसको खींचोगे तो ये मना करेगा कि ना ना मत जा, बोलो यस और नो। इस मॉलिक्यूल को पकड़ के तुमने लेफ्ट में खींचा, तो राइट में जो मॉलिक्यूल था उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ने पकड़ के खींचा कि नहीं नहीं मत जा, उसने खींचा, सही है ना। लेकिन क्या कहते हैं न्यूटन, न्यूटन कहते हैं कि फोर्सेस हमेशा पेयर में डेवलप होते हैं। अगर फोर्सेस हमेशा पेयर में डेवलप होते हैं, तो जब इस मॉलिक्यूल ने इस मॉलिक्यूल पे ऐसे फोर्स लगाया, दिस इज एक्शन, अब इस एक्शन का रिएक्शन इसको मिलेगा, बोलो यस और नो, इसका रिएक्शन इसको मिलेगा। इसी वजह से क्या होगा बच्चों, इसी वजह से ये होगा कि ये जो पूरी रस्सी है, इस रस्सी में इस मॉलिक्यूल पर ऐसे, तो फिर इस पे ऐसे, फिर नेक्स्ट मॉलिक्यूल पे ऐसे, नेक्स्ट पे ऐसे, इस तरह से एक्शन रिएक्शन एक्शन रिएक्शन एक्शन रिएक्शन, ऐसे बहुत सारे फोर्स डेवलप हो जाएंगे। रिप्लाई यस और नो। तुमने एक मॉलिक्यूल को खींचा, इधर वाले ने कहा नहीं, इधर वाले ने नहीं, इधर वाले नहीं, ऐसे कर करके सारे मॉलिक्यूल पे फोर्स लग गया, सभी मॉलिक्यूल एक दूसरे को पकड़ के खड़े हो गए कि नहीं जाने देंगे दूर। तुम्हारे एक्सटर्नल फोर्स मॉलिक्यूल्स को बाहर खींचना चाह रहे हैं, ऐसे रस्सी को बाहर खींचना चाह रहे हैं, सारे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तुम्हारा अपोज करने लगे कि नहीं नहीं जाने देंगे बाहर। अब ये तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे डिपेंड है कि वो ज्यादा ताकतवर है या तुम। जैसे अगर मैं तुम्हें कोई रबड़ वायर दे दूं तो तुम खींच दोगे, वहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगे। लेकिन अगर मैं तुम्हें स्टील का वायर दे दूं तो तुम नहीं खींच पाओगे, वहां पे तुम हार जाओगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जीत जाएगा। मैं ठीक कह रहा हूं ना, रेस्पॉन्स देते रहो जरा। तो ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यहाँ पे डेवलप हुए हैं, यही टेंशन है। ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यहाँ पे डेवलप हुए हैं, यही कौन है बेटा, यही है टेंशन। तो मैंने कहा एक्सटर्नल फोर्स का अपोज करने के लिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हर जगह आ जाते हैं, लेकिन अगर एक्सटर्नल फोर्स ये चाह रहा हो कि लेंथ बढ़ जाए, तो उसका अपोज करने के लिए जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आते हैं उन्हीं को टेंशन कहते हैं। तो ये टेंशन है बेटा, दिस इज एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन बराबर मैग्नीट्यूड के होते हैं, ये सब टेंशन है ऐसे। तो ये रियल पिक्चर है जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई। लेकिन हम इसी को अब आगे कैसे बनाया करेंगे, इसी को कैसे बनाया करेंगे हम, ध्यान से देखना स्क्रीन पे। तो हम एक तो ये सबसे इधर वाली जो फोर्स है इसको, और एक जो सबसे इधर वाली फोर्स है इसको दिखाते हैं, बस बीच में अंडरस्टूड है कि लगी हुई है बहुत सारी। मतलब हम इसको सिर्फ ऐसे बनाया करेंगे कि इस मॉलिक्यूल पे इधर लग रही होगी और इस मॉलिक्यूल पे इधर लग रही होगी। कौन, टेंशन। हाथ उठा के रिप्लाई करो समझ में आया है नहीं। बीच में है, सभी इनफाइनाइट मॉलिक्यूल्स पे हैं। हमने लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट पे कैसे लगा हुआ है सिर्फ वो दिखाया है, बीच में सभी इनफाइनाइट मॉलिक्यूल्स पे हैं ये। तो हम इस तरह से दिखाएंगे। तो ये कौन है, टेंशन। टेंशन क्या होता है, टेंशन होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बेसिकली। ये रीस्टोरिंग फोर्स होता है। रीस्टोरिंग फोर्स कौन होते हैं, जो एक्सटर्नल फोर्स का अपोज करते हैं। जब भी एक्सटर्नल फोर्स कोई चेंज करना चाहता है तो इसका अपोज करने के लिए आ जाते हैं, उनको रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। वो पर्टिकुलर रीस्टोरिंग फोर्स जो लेंथ बढ़ने नहीं देता उसको क्या बोलते हैं, टेंशन। मतलब जहां पर भी लेंथ बढ़ने की टेंडेंसी होगी वहां पे टेंशन डेवलप हो जाएगी। बताओ समझ में आ गई बात, फाइनली किसी को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। जहां पे भी लेंथ बढ़ने की टेंडेंसी होगी वहां पे टेंशन डेवलप हो जाएगी। जैसे जैसे और टेंशन हमेशा कैसी होगी, अंदर की तरफ इनवर्ड होगी। टेंशन हमेशा कैसी होगी, इनवर्ड। क्यों, टेंशन लेंथ बढ़ने नहीं देना चाहती ना, तुम फोर्स लगा के लेंथ को बढ़ाना चाहते हो बाहर की तरफ।
तो टेंशन नहीं बढ़ने देना चाहती तो वो लग जाएगी अंदर की तरफ तुम्हारा अपोज करने के लिए, इसलिए टेंशन हमेशा अंदर की तरफ होगी। जैसे मान लो ये कोई सरफेस है, कोई सीलिंग है, और उस सीलिंग के साथ ऐसे ये कोई थ्रेड है, स्ट्रिंग है, वायर है, और इस वायर पे ये कोई ब्लॉक कनेक्टेड है, कोई मास है, कोई ब्लॉक है, और ये यहाँ पे कनेक्टेड है ऐसे। मुझे बताओ प्यारे बच्चों, ये रस्सी, ये वायर, ये धागा इस टाइम लूज होगा या टाइट होगा? ये धागा प्रैक्टिकली सोच लो, छत पे रस्सी बांध के नीचे वजन लटका दिया, ये रस्सी इस टाइम लूज होगी या टाइट होगी? कमेंट बॉक्स में देख रहा हूं मैं, 4, 5, कितने बच्चों का रिप्लाई आया? जब तक सबका रिप्लाई नहीं आएगा मैं बढ़ूंगा नहीं आगे। ये रस्सी लूज होगी या टाइट होगी? ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है, टाइट होगी, है ना। और टाइट रस्सी में हमेशा टेंशन होगी, याद रखना, टाइट रस्सी में हमेशा टेंशन होगी। ये ब्लॉक क्या चाह रहा है? अर्थ क्या चाह रही है? अर्थ, ये अर्थ है ना। अर्थ क्या चाह रही है? अर्थ चाह रही है कि ये ब्लॉक नीचे आ जाए, अर्थ इसको नीचे की तरफ खींच रही है, ग्रेविटी, mg। और ये सीलिंग क्या चाह रही है? सीलिंग, सीलिंग चाह रही है कि ये रस्सी यहां से ना जाए, सीलिंग ने इसको पकड़ रखा है, सीलिंग तो छोड़ नहीं रही रस्सी को, अर्थ खींच रही है मास को नीचे की तरफ। तो इस सिचुएशन में यहां पे इस रस्सी की लेंथ बढ़ने की टेंडेंसी है ना, बोलो यस और नो। इस टाइम इस रस्सी की लेंथ बढ़ने की टेंडेंसी, अगर ये ब्लॉक अपनी जगह से नीचे चलने लगे तो रस्सी की लेंथ बढ़ जाएगी, है ना, बढ़ने की टेंडेंसी है। और जब भी लेंथ बढ़ने की टेंडेंसी है तो वहां पे जो रीस्टोरिंग फोर्स आते हैं उनका क्या नाम होता है? टेंशन। तो यहाँ पे अंदर की तरफ, हमेशा अंदर की तरफ होती है टेंशन, अंदर की तरफ टेंशन डेवलप हो जाएगी। जल्दी से हाथ उठा के मुझे बता दीजिए कि आपको बात समझ में आ गई या नहीं। तो इस टाइम इस ऑब्जेक्ट पे, जो ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस पे अर्थ ने लगा रखा होगा mg, अर्थ ने जो फोर्स लगा रखा होगा वो होगा mg, mg वेट इस ऑब्जेक्ट का। तो यहीं पर अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे फ्री बॉडी डायग्राम बता दो ब्लॉक का, मुझे ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना के दिखा दो, तो आप कहोगे जी इसमें क्या बड़ी बात है। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब होता है कि एक से ज्यादा चीजें अगर किसी डायग्राम में हो तो उनमें से हर किसी को अलग अलग देखना। तो यहाँ पे एक तो ये छत है, सीलिंग है, एक ये ब्लॉक है, तो अलग अलग देख लेते हैं, बन जाएगा ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम। ये लो, ओनली ब्लॉक को देखो और ब्लॉक पे लगने वाले सभी फोर्सेस को देखना। तो एक तो ब्लॉक पे अर्थ फोर्स लगा रही है नीचे की तरफ, mg, बोलो यस सर। एक तो इस ब्लॉक पे फोर्स कौन लगा रही है? अर्थ, किधर? नीचे की तरफ, mg। और कौन सा फोर्स है? तो प्यारे बच्चों, ये रस्सी ब्लॉक से बंधी हुई है ना, रस्सी ब्लॉक से बंधी हुई है ना, तो रस्सी का जो एलिमेंट ब्लॉक के साथ कांटेक्ट में है, रस्सी का जो मॉलिक्यूल ब्लॉक से बंधा हुआ है, वो मॉलिक्यूल तो ब्लॉक के साथ बंधा हुआ है ना, तो उस मॉलिक्यूल पे भी जो फोर्स लग रहा होगा वो ब्लॉक पे ही काउंट होगा। और वो किधर की तरफ लग रहा होगा? आप देख सकते हो, ये रहा ऊपर, तो वो ऐसे लग रहा है टी। तो ये इस ब्लॉक का, जिस ब्लॉक का मास m है, ये इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। सभी लोग हाथ नीचे कर लो, अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो उसी का ऊपर रहे, किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो, कोई बात पूछनी हो तो उसी का हाथ ऊपर रहे, बाकी सबके हाथ प्लीज नीचे हो जाए। थैंक यू सो मच। तो ये टेंशन के बारे में मैंने कहा कि बच्चों टेंशन एक रीस्टोरिंग फोर्स है और ये हमेशा अंदर की तरफ होगी, ये हमेशा चाहेगी कि लेंथ ना बढ़े। ठीक है, ठीक है बच्चों, ओके। अगला पॉइंट लिखेंगे कि इन एब्सेंस ऑफ मास, टेंशन at every point will be same. In absence of mass, tension at every point will be same.
In absence of mass, tension at every point will be same. Whereas if mass is involved, then tension will also be different. In absence of mass, tension at every point will be same. Whereas if mass is involved, tension will also be different. बच्चों, ये कहा मैंने कि मान लीजिए कि ये कोई सरफेस है और इस सरफेस पर यहां कोई ब्लॉक रखा है। इसको आपने एक स्ट्रिंग की हेल्प से बांध दिया एक दूसरे ब्लॉक के साथ। फिर आपने एक और वायर ले ली, फिर यहां आपने एक और ब्लॉक ले लिया और अब इस ब्लॉक को पकड़ के आप इस तरह से खींच रहे हैं। इस तरह से आप ब्लॉक को खींच रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। ये m1 मास का है, ये m2 मास का है और ये m3 मास का है और ये तीनों एक सरफेस पे रखे हैं। ओके, जरा प्रैक्टिकली सोच के बताइए कि अगर ये m1 को जो फोर्स लगा रहे हैं आप पकड़ के खींच रहे हैं इस टाइम ऐसे, जरा प्रैक्टिकली सोच के बताइए कि जितने भी वायर आपको नजर आ रही हैं वो सब लूज होंगी या टाइट होंगी? प्रैक्टिकली सोच लीजिए। और अभी तक देखो, जब तक मैं फ्रिक्शन दूंगा नहीं तो आप ये मान के चलेंगे कि सरफेस स्मूथ है और कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो फ्रिक्शन को दिमाग से निकाल दीजिए जब तक फ्रिक्शन बोला नहीं जाता। तो आप ऐसे पकड़ के खींच रहे हैं ब्लॉक को, तो सारी वायर टाइट होंगी या लूज होंगी? टाइट होंगी। और टाइट वायर में टेंशन होती है। टाइट वायर में क्या होती है? टेंशन। तो इस वायर में भी टेंशन होगी और टेंशन हमेशा अंदर की तरफ बनाई जाती है। देखो देखो, मैंने ऐसे अंदर की तरफ बनाई है टेंशन, स्क्रीन पे देख लो, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ बनती है टेंशन। तो ये वायर भी टाइट होगी और ये वायर भी टाइट होगी और टाइट वायर में टेंशन होती है, इसलिए इन दोनों वायर में टेंशन होगी। प्यारे बच्चों, इस वायर में टेंशन को अगर मैंने T1 लिख दिया तो देखो बीच में ना मास आ गया। अब क्या आ गया बीच में? मास। तो इधर अब टेंशन की वैल्यू अलग लिखनी पड़ेगी, इसलिए T1 ना लिख के अब इसको लिखा T2। हाथ उठा के रिप्लाई करेंगे बात समझ में आ गई या नहीं। क्योंकि बीच में मास आ गया, तो अगर बीच में मास आ जाएगा तो टेंशन बदल जाएगी, और बीच में मास नहीं होता तो ये टेंशन सेम रहती। अगर बीच में मास नहीं आता तो ये टेंशन सेम रहती। मतलब अगर ये डायग्राम ऐसे रहा होता, ये m1 मास का है और ये m3 मास का, और बीच में m2 नहीं रहा होता, यहां से यहां तक एक ही रस्सी रही होती ऐसे, और आप ऐसे फोर्स लगा के खींच रहे होते। तो अब अगर यहां पे टेंशन T1 है तो फिर यहां हर जगह T1 ही होती, यहां से यहां तक हर जगह। ठीक है, जब तक बीच में मास नहीं आता, वही तो कह रहा हूं रितिका, जब तक बीच में मास नहीं आता तो देखो सेम। लेकिन इसी एग्जाम्पल में जब मैंने यहां बीच में मास रख दिया तो अब देखो यहां पे हो गई T1 और यहां पे हो गई T2। तो बीच में मास आ गया तो बदल जाएगी, और बीच में मास नहीं आया तो फिर नहीं बदलेगी, फिर पूरी स्ट्रिंग में सेम रहेगी। बोलो समझ गए? पॉइंट क्लियर हो गया एकदम? चलूं आगे। अब यहीं पे अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुझे फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर दिखाओ, फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर दिखाओ m1 का, फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर दिखाओ m2 का, और फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर दिखाओ m3 का, तो वो कैसे बनेंगे?
तो जब किसी अरेंजमेंट में एक से ज्यादा बॉडी होती हैं तो हर किसी को अलग अलग बनाना इस फ्री बॉडी डायग्राम। तो जरा अगर आपको फ्री बॉडी डायग्राम सिर्फ M1 का बनाना है तो सिर्फ M1 पर ध्यान दीजिए कि M1 पर कितने फोर्स लगे हुए हैं। ये देखिए M1, सिर्फ M1 पे ध्यान दीजिए। तो M1 पे एक तो ये वाला फोर्स लगा हुआ है जो कोई पर्सन लगा रहा होगा, एक तो ये वाला फोर्स लगा हुआ है M1 पे जो भी कोई पर्सन लगा रहा है। इसके अलावा M1 पे देखो ये लगा हुआ है T1, ये दो फोर्सेस M1 पे लगे हुए हैं। बस M1 का फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। हाँ रितिका, तो भी अब M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो सिर्फ M2 को देखिए। जब आप किसी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे होते हैं तो सिर्फ उसी को देखा कीजिए और उस पर कितने फोर्स लग रहे हैं उनको देखा कीजिए। तो इस M2 पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? एक तो देखिए ये T1 लग रहा है इस पे, तो ये T1 ऐसे लग रहा है। इसके अलावा M2 पे और कौन सा फोर्स लग रहा है? देखो ये T2, ये राइट में लग रहा है, दिस वन, ये लो, M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। अब M3 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो M3 पे सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, दिस वन, T2। किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो तो पूछ लो, नहीं तो मैं आगे चलता हूं। तो ये मैंने बात की कि न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है, टेंशन क्या होती है, फ्री बॉडी डायग्राम का क्या मतलब है, और कल के लेक्चर में मैंने बात की थी कि न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ क्या है। कल हमने 10-11 फॉर्मूले भी पढ़े थे और मुझे यकीन है कि तुम याद करके आए होगे उन फॉर्मूले को। अभी तक मैंने यूज वो नहीं किए हैं पर वो जल्दी ही यूज होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा आज हमने सीखा कि जब तक बीच में मास का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता तब तक टेंशन हर पॉइंट पे सेम रहती है, और बीच में अगर मास का इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो टेंशन बदल जाती है। बच्चों जितने भी फोर्सेस हैं सभी इंक्लूड करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम में, सारे के सारे फोर्सेस इंक्लूड करेंगे जितने भी होते हैं, है ना। लेकिन सिचुएशन देख के, अब सिचुएशन क्या है कि अगर हम किसी चीज को कोई टेबल पे रख के सारी चीजों को मैं ऐसे खींच रहा हूं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो अगर मोशन हॉरिजॉन्टल है तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्स बनाएंगे, और अगर मोशन वर्टिकल है तो सिर्फ वर्टिकल फोर्स बनाएंगे। ठीक है ना, मतलब जितनी जरूरत है उतना काम करेंगे। अगर मोशन हॉरिजॉन्टल है तो सारे हॉरिजॉन्टल फोर्स बनाएंगे, और अगर मोशन वर्टिकल है तो सारे वर्टिकल फोर्स बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने mg वगैरह क्यों नहीं बनाया फ्री बॉडी डायग्राम में? क्योंकि आप नीचे ग्राउंड है, ग्राउंड पे तीन चीजें रखी हैं, तीन चीजों को आप खींच रहे हो, या तो वो चलेंगी या वो नहीं चलेंगी। लेकिन अगर वो चली भी तो भी तो हॉरिजॉन्टली चलेंगी। अब किसी चीज को, कुर्सी को तुम अपनी तरफ खींचने लगो और वो तुम्हारी तरफ नहीं खींची, रुकी रही, या हो सकता है तुम्हारी तरफ खींच गई, ऐसा थोड़ी होगा कि तुमने अपनी तरफ खींचा और वो उड़ के आसमान में चली गई, ऐसा तो नहीं होगा। तो अगर तुम किसी चीज को खींचोगे तो जब वो चलेगी तो उसका मूवमेंट अलोंग द सरफेस होगा या मूवमेंट नहीं होगा, लेकिन अलोंग द सरफेस होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, जो भी कुछ होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में तो वो नहीं जाएगी। इसलिए मैंने कहा कि अगर मोशन हॉरिजॉन्टल है तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस काम के होंगे, और अगर मोशन वर्टिकल है तो वर्टिकल फोर्सेस काम के होंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम में बस उन्हीं फोर्सेस को ही बनाना है। अब सब समझ गए हो तो जरा हाथ उठा दो ये पॉइंट, और आगे चलते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाने के लिए कहा जाए, आप सारे फोर्सेस के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन हमारे काम के बस वो होंगे जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा होगा, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। एक दो बातें बच्चों जो आपको हमेशा याद रखनी है, और मैं अलग अलग सवाल में नहीं बोलूंगा, वो आपको याद रखनी है कि बाय डिफॉल्ट होता ही है। क्या क्या होता है? पहला पॉइंट लिख दीजिए कि जब तक फ्रिक्शन के बारे में कुछ कहा ना जाए, फ्रिक्शन लिया ना जाए। पहली बात, इफ देर इज नो डिस्कशन अबाउट फ्रिक्शन, कोई डिस्कशन नहीं है, मतलब ना दे रखा है ना पूछा है, कोई डिस्कशन नहीं, व्हेन देर इज नो डिस्कशन अबाउट फ्रिक्शन, then always neglect friction. When there is no discussion about friction, then always neglect friction. जब फ्रिक्शन के बारे में कोई बात ही नहीं की जाए तो फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर दीजिए, उसे कंसीडर मत कीजिए, उसके बारे में मत सोचिए। दूसरी बात, और ये बात आप पूरे सिलेबस के लिए याद रखिएगा, ये रूल पूरे सिलेबस में फॉलो होंगे। अगली बात, ऑलवेज कंसीडर स्ट्रिंग्स मासलेस। स्ट्रिंग्स को
हमेशा मासलेस मानिएगा, उनके मास को हमेशा नेग्लेक्ट करिएगा। स्ट्रिंग्स को हमेशा मासलेस मानिएगा। जब भी कहेगा स्ट्रिंग्स या पुलीज, इनको हमेशा मासलेस मानिएगा जब तक एग्जामिनर इनका मास देना। अब उसने बोल ही दिया कि स्ट्रिंग ऑफ मास 1 kg, तब तो उसने बोल दिया ना, फिर तो लेना पड़ेगा कि स्ट्रिंग में 1 किलो का मास है, नहीं तो स्ट्रिंग के मास को नेग्लेक्ट करना है। अगर पुली का मास बता दिया तो कंसीडर करना है, अदरवाइज पुली के मास के बारे में कोई बात नहीं की, पुली दे रखी है पर मास के बारे में कोई बात नहीं की, तो आप पुली को मासलेस मानेंगे, उसके मास को नेग्लेक्ट करेंगे आप। फ्रिक्शन के बारे में कोई बात नहीं की तो फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करेंगे आप। राइट? एक एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल देखिए, ये है बच्चों कोई सरफेस, इस सरफेस पर यहां रखा था कोई ब्लॉक, लेट्स से 3 kg, यहां रखा था एक और ब्लॉक विच वॉज 2 kg, दोनों एक स्ट्रिंग की हेल्प से बंधे हुए थे और तुमने लगा दिया एक फोर्स। तुमने ऐसे इस 2 kg पे एक फोर्स लगा दिया और वो फोर्स है 10 न्यूटन, और आपसे कहा गया फाइंड एक्सेलरेशन, find acceleration of each block and tension in the string। हर किसी ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताइए और स्ट्रिंग में कितनी टेंशन है वो बताइए। नहीं, ये मैं ही करवाऊंगा, आज सिर्फ मेरे पढ़ाने का दिन है, आज तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा, आज मेरे पढ़ाने का दिन है, तुमसे कल पूछूंगा। तो आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि जैसे ही 2 kg के ब्लॉक को खींचा जाएगा, फील कीजिए 2 kg और 3 kg जिस वायर से बंधे हुए हैं वो वायर लूज रहेगी या टाइट हो जाएगी, बताना। वायर लूज रहेगी या टाइट हो जाएगी? बिल्कुल टाइट हो जाएगी, और टाइट वायर में आ जाएगी टेंशन, टाइट वायर में आ जाएगी टेंशन, और टेंशन हमेशा होती है अंदर की तरफ, सही है ना? ठीक है बच्चों, जब तुम इस सिस्टम को ऐसे अपनी तरफ खींचोगे तो ये तुम्हारी तरफ ही आएगा या तुमसे अपोजिट साइड भागेगा? तुमने किसी चीज को अपनी तरफ खींचा तो वो तुम्हारी तरफ आएगा या तुमसे दूसरी तरफ भाग जाएगा? क्या होगा, क्या होगा भाई? दो ही बातें हो सकती हैं, तुमने किसी चीज को पकड़ के खींचा, या तो वो खींचेगी नहीं, अपनी जगह रुकी रहेगी, और अगर खींची तो तुम्हारी तरफ ही आएगी। बोलो यस और नो, इन्हीं दो में से एक बात होगी, राइट? और मैंने कहा फ्रिक्शन है नहीं, तो दूसरी बात खत्म हो गई, तुम खींचोगे तो पक्का चलेगी और तुम्हारी तरफ ही चलेगी। अगर तुम किसी चेयर को पकड़ो, कुर्सी को पकड़ो और अपनी तरफ खींचो और वो तुम्हारी तरफ आए ना, बल्कि तुमसे दूसरी तरफ चल दे, तो उस जगह को छोड़ के तभी भाग जाना, उस जगह बिल्कुल रुकना मत, ठीक है? वो जगह बिल्कुल सेफ नहीं है। अगर किसी जगह तुमने किसी चीज को अपनी तरफ खींचा और वो वहां ना आके अपोजिट साइड में चलने लगी, तुरंत भाग जाना वहां से। तो बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 2 kg और 3 kg को ऐसे खींच रहा हूं तो ये ऐसे ही चलेंगे, ये 2 kg भी इधर की तरफ ही चलेगा और ये 3 kg भी इधर की तरफ ही चलेगा। जल्दी से बोलो यस सर, जल्दी से बोलो यस सर, ठीक है ना? अगली बात पे और बोल देना यस सर। एक बात बताओ, जितना 2 kg चलेगा उतना ही 3 kg चलेगा ना? जितना 2 kg चलेगा उतना ही चलेगा ना 3 kg? बंधे हुए हैं ना, दोनों साथ साथ ही चलेंगे, बराबर टाइम में बराबर डिस्प्लेसमेंट होगा।
जो भी चेंज आएगा वेलोसिटी में, बंधे हुए हैं बराबर टाइम में, बराबर ही आएगा। इसीलिए दोनों जिस भी एक्सेलरेशन से चलेंगे वो एक्सेलरेशन सेम होगा, क्योंकि दोनों बंधे हुए हैं। ठीक, अगर ऐसा नहीं होगा तो या तो रस्सी टूट जाएगी या रस्सी लूज हो जाएगी। प्रैक्टिकली करके देख लेना, ऐसी दो चीजों को बांध लेना, आगे वाली को खींचना, पीछे वाली साथ साथ ही तो आएगी, तो एक्सेलरेशन बराबर होगा। अब क्या कर लो, अब बना लो फ्री बॉडी डायग्राम। क्या बना लो? फ्री बॉडी डायग्राम। किसका? 2 kg का भी और 3 kg का भी, दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। तो जरा ध्यान से देखना कि 2 kg पे क्या मैं सारे फोर्स बना रहा हूं। ये देखो, इधर की तरफ लगा हुआ है F इज इक्वल टू 10, इधर की तरफ लगा हुआ है T, 3 kg पे इधर की तरफ लगा हुआ है T। ठीक, 2 kg किधर चल रहा है? 2 kg इधर चल रहा है, ये इसका एक्सेलरेशन है। 3 kg किधर चल रहा है? 3 kg इधर चल रहा है, ये इसका एक्सेलरेशन है। बताओ, मैंने कोई फोर्स छोड़ा तो नहीं ना प्यारे बच्चों? मोशन हॉरिजॉन्टल है तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्स बना रहा हूं, वर्टिकल वाले फोर्स को मत देखना। मोशन हॉरिजॉन्टल है और तुम तो पढ़ के आए हो, तुम तो वेक्टर के बाद प्रोजेक्टाइल पढ़ के यहाँ पे आए हो, तुम ये जानते हो कि हर डायरेक्शन को अलग अलग डील किया जाता है। किसी एक डायरेक्शन की क्वांटिटी दूसरी डायरेक्शन में यूज नहीं की जाती। अगर मोशन हॉरिजॉन्टल है और हम हॉरिजॉन्टल मोशन को डील कर रहे हैं तो वर्टिकल फोर्सेस का वहां क्या काम? वर्टिकल फोर्सेस यहाँ यूज नहीं होंगे, इसलिए mg वगैरह यूज नहीं किया है। फ्री बॉडी डायग्राम सबका बन गया। चलो, इसके बाद क्या कहा था न्यूटन ने अपने सेकंड लॉ में? न्यूटन ने अपने सेकंड लॉ में क्या कहा था? F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। कल पढ़ा चुका हूं, जिसने कल का लेक्चर नहीं देखा पहले कल का लेक्चर देखना भाई। क्या कहा था न्यूटन ने सेकंड लॉ में? F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। पी को हमने एम भी लिख दिया था, आगे आगे बहुत सारा कुछ कैलकुलेट कर दिया था, और लास्ट में क्या निकाल दिया था? F इज इक्वल टू एम ए। बोलिए यस सर, निकाल दिया था या नहीं? निकाल दिया था कि नहीं? नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, कहा था ना न्यूटन ने। नेट फोर्स इज इक्वल टू, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। दोनों ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर दो। जब इस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करोगे तो इस पे तो फोर्स ही एक है, तो वही नेट फोर्स होगा, दैट इज टी। एक ही तो फोर्स है ये रहा, और कोई फोर्स ही नहीं है। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन नंबर 1। अब इधर वाले ऑब्जेक्ट को देखो, इस पे नेट फोर्स कितना है? एक तरफ 10, एक तरफ t, अपोजिट डायरेक्शन में, जोड़ूंगा नहीं, बोल यस सर। अपोजिट डायरेक्शन में दोनों वेक्टर्स के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, रिजल्टेंट होगा a माइनस बी, तो 10 माइनस टी हुआ नेट फोर्स, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन हाजिर हैं बेटा। पहली इक्वेशन से t की वैल्यू उठाओ और दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो। तो 10 इज इक्वल टू 3a प्लस 2a, 10 इज इक्वल टू 5a, a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। t इज इक्वल टू 3a, t इज इक्वल टू 3 इंटू 2, तो t इज इक्वल टू 6 न्यूटन। टेंशन भी एक फोर्स ही होता है और सभी फोर्सेस की यूनिट न्यूटन होती है। यस और नो? आ गया समझ? रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी थोड़ी देर में चैनल पे, कुछ छूट गया हो तो रिकॉर्डिंग में देख लेना, दोबारा सुन लेना, और ये दोनों लेक्चर अच्छे से रिवाइज करके कल की क्लास में आना। जितना मैंने कल पढ़ाया, आज पढ़ाया, उसी का प्रैक्टिस सेशन होगा कल, उसी पर बेस्ड सवाल 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 होंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं।